नमस्कार। इतिहास को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है। बिल्कुल। और इस पहेली के सबसे जरूरी टुकड़े वो होते हैं जो हमें सीधे उसी दौर से मिलते हैं, बिना किसी मिलावट के। आज हम राजस्थान के गौरवशाली अतीत की इसी पहेली को सुलझाने निकले हैं और हमारे हाथ में है वो सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद टुकड़े, पत्थर पर लिखे सच यानी शिलालेख। बिल्कुल सही कहा। इतिहास को जानने के दो मुख्य रास्ते होते हैं। एक है साहित्यिक स्रोत, मतलब किताबें, ग्रंथ, यात्रा वृत्तांत, और दूसरा, जिसे हम ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं, वो है पुरातात्विक स्रोत, जैसे पुरानी इमारतें, सिक्के। और सबसे बढ़कर शिलालेख। इन्हें भरोसेमंद इसलिए माना जाता है क्योंकि ये उसी समय के शासक या लोगों द्वारा लिखवाए गए थे। इनमें बाद में फेरबदल करना, आप समझिए, लगभग नामुमकिन होता है। एक तरह से ये पत्थर के गवाह हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। सही कहा। तो चलिए इन पत्थर के गवाहों से एक एक कर मिलते हैं और देखते हैं कि हमें प्राचीन राजस्थान के बारे में क्या कहानियां सुनाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने गवाह से। सूची में पहला है बड़ली का स्तंभ लेख। ये 443 ईसा पूर्व का बताया जाता है। जी, ये अजमेर के पास बड़ेली गांव से मिला है। अच्छा। और इसकी खोज अपने आप में एक कहानी है। 1912 में जब डॉक्टर G.H. ओझा को भिलोत माता मंदिर में ये स्तंभलेख मिला, तो उन्होंने, समझिए, इतिहास का एक नया पन्ना ही खोल दिया। तो ये बहुत पुराना हुआ। ये सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का दूसरा सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख है। भारत का दूसरा सबसे पुराना? तो फिर ये राजस्थान का तो सबसे प्राचीन अभिलेख हुआ। जी हाँ। ये जानकारी तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाती है। निश्चित रूप से ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। और सोचिए, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा है, जो उस समय की एक मुख्य लिपि थी। आज भी इसे अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। वाह। अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब भारत का शायद सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ, मौर्य साम्राज्य। हमारी सूची में अगला जिक्र है अशोक के बैराट शिलालेखों का, जो 3री सदी ईसा पूर्व के हैं। जी, बैराट यानी प्राचीन विराटनगर उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था। यहाँ से अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं और दोनों की अपनी अपनी कहानी है। कहाँ से मिले ये? एक मिला बीजक की पहाड़ी पर और दूसरा भीमजी की डूंगरी की तलहटी में। दोनों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्रह्मी है, जो अशोक के शिलालेखों की खासियत थी। और जहां तक मुझे याद है, बीजक की पहाड़ी वाला शिलालेख, जिसे भाब्रू शिलालेख भी कहते हैं, वो ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1847 में कैप्टन बर्ट नाम के एक ब्रिटिश अफसर ने इसे खोजा और ये एक तरह से अशोक के मन को पढ़ने जैसा था। अच्छा। यही वो शिलालेख है जिसमें अशोक साफ साफ बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था जताता है। तो ये पक्का सबूत है? हाँ, ये इस बात का पक्का सबूत है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानता था। ये उसके निजी विश्वास का एक सार्वजनिक ऐलान था। तो ये वो पत्थर है जो अशोक के बौद्ध होने की गवाही देता है। कमाल है। पर क्या ये शिलालेख अभी भी बैराट में है? नहीं, कैप्टन बर्ट इसके ऐतिहासिक महत्व को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने इसे कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भेज दिया, जहां ये आज भी सुरक्षित है। और दूसरे वाले का क्या हुआ? दूसरा शिलालेख, जिसे 1871-72 में कार्लाइल ने खोजा था, उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो मिला तो था, पर टुकड़ों में और बुरी तरह घिस चुका था। है तो वो भी कलकत्ता संग्रहालय में, पर अब उसे पढ़ पाना लगभग नामुमकिन है। तो मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है, लेकिन क्या इसके बाद भी यही स्थिति रही? हमारी सूची का तीसरा शिलालेख, यवन स्तंभ लेख, एक अलग ही कहानी कहता है। ये 200 से 150 ईसा पूर्व का है। बिल्कुल, ये एक बड़े धार्मिक बदलाव का संकेत है। ये चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव की घोसुंडी बावड़ी से मिला है। घोसुंडी बावड़ी? जी, आज ये उदयपुर संग्रहालय में है, भले ही टुकड़ों में है। इसका महत्व ये है कि ये राजस्थान में भागवत धर्म के फैलने का सबसे पहला और सबसे पुराना सबूत है। भागवत धर्म मतलब भगवान विष्णु की पूजा? हाँ, खास तौर पर वासुदेव यानी कृष्ण और संकर्षण यानी बलराम की पूजा। अच्छा। इस शिलालेख में संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा है कि राजा सर्वतात ने इन दोनों देवताओं की पूजा स्थल के चारों ओर पत्थर की दीवार बनवाई थी। दिलचस्प बात है। और इसमें राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का भी उल्लेख है। ये दिखाता है कि एक तरफ वैदिक यज्ञों की परंपरा लौट रही थी
और दूसरी तरफ भक्ति पर आधारित भागवत धर्म लोकप्रिय हो रहा था। और घुसुंडी से एक और शिलालेख मिला है हमारी सूची में, चौथा घुसुंडी शिलालेख। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। जी। क्या इसमें कोई नई जानकारी है? इसमें कोई बहुत नई जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये पहले वाले लेख की बात को और पुख्ता करता है। ये भी कई टुकड़ों में मिला है, भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इसे सबसे पहले पढ़ा था। इसमें भी वही बात दोहराई गई है। गजायन वंश के राजा सर्वतात द्वारा संकर्षण और वासुदेव के मंदिर के चारों ओर दीवार बनवाना। तो एक ही जगह से 2 शिलालेख। हाँ, जो बताता है कि वो जगह उस समय भागवत धर्म का कितना बड़ा केंद्र रही होगी। तो बौद्ध धर्म से भागवत धर्म की तरफ एक झुकाव दिखता है। अब सूची में 5वां शिलालेख है, नागरी का शिलालेख 424 ईस्वी का। ये नागरी अजमेर से मिला। क्या ये भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाता है? जी, ये उसी कड़ी को मजबूत करता है। ये गुप्त काल का है और तब तक वैष्णव धर्म यानी विष्णु की पूजा एक तरह से राजधर्म जैसा बन चुका था। अच्छा। इस शिलालेख की शुरुआत ही जयति भगवान विष्णु यानी भगवान विष्णु की जय हो से होती है। इसमें चित्तौड़ में भगवान विष्णु का मंदिर बनाने का जिक्र है। और इसी समय का एक और शिलालेख है, छठा गंगाधार का शिलालेख। ये भी 424 ईस्वी का है। ये झालावाड़ के गंगाधार से मिला है। ये मालव संवत 480 का है। 1 मिनट, ये मालव संवत क्या है? अच्छा सवाल है। मालव संवत, जिसे पहले कृत संवत और बाद में विक्रम संवत के नाम से जाना गया, वो मालवा क्षेत्र में प्रचलित एक कैलेंडर था। 57 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। तो ये शिलालेख उसी कैलेंडर के हिसाब से तारीख बताता है। इसमें विश्ववर्मा नाम के राजा के मंत्री मयूराक्ष द्वारा भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाने का उल्लेख है। तो ये भी वैष्णव धर्म से जुड़ा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ और भी खास है। हाँ, और यही बात इसे बहुत दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ विष्णु मंदिर की बात नहीं करता। तो फिर इसमें तांत्रिक विचारधारा और उससे जुड़ी डाकिनी जैसी मान्यताओं का भी वर्णन है। ये हमें बताता है कि उस समय का धार्मिक जीवन बहुत जटिल था। मतलब एक तरफ मुख्य धारा का वैष्णव धर्म था और वहीं दूसरी तरफ रहस्यमयी तांत्रिक परंपराएं भी समाज का हिस्सा थीं। ये एक ही पत्थर पे 2 अलग-अलग धार्मिक दुनियाओं की झलक जैसा है। वैसे इतिहास के इन दिलचस्प पहलुओं पर और भी गहराई से जानने के लिए एक जरूरी सूचना। अगर आप राजस्थान या केंद्र स्तर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान व भारत की भूगोल, संस्कृति, इतिहास, साथ ही देश विदेश की समसामयिक घटनाओं एवं करंट अफेयर्स की संपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल राजस्थान बियॉन्ड बुक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हर विषय की संपूर्ण और व्यवस्थित कक्षाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। अपनी सफलता की तैयारी आज से ही शुरू करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 7वां शिलालेख है भ्रमर माता का लेख 490 ईस्वी का। ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से मिला है। ये शिलालेख हमें उस दौर की राजनीति में झांकने का मौका देता है। 5वीं सदी के अंत तक गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था और उनकी जगह स्थानीय शक्तियां सिर उठा रही थीं। ये लेख पश्चिमी मालवा की राजनीतिक उथल-पुथल को दिखाता है। इसमें गौर वंश और औलिकर वंश जैसे स्थानीय राजवंशों और उनके शासकों का उल्लेख मिलता है। तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण को दिखाता है? बिल्कुल। ये हमें बताता है कि सत्ता कैसे बड़े साम्राज्यों से छोटे-छोटे राज्यों में बंट रही थी। और इसी कड़ी में 8वां है बसंतगढ़ का लेख 625 ईस्वी का। ये सिरोही के बसंतगढ़ से मिला है। ये हमें किन नए किरदारों से मिलवाता है? ये हमें 2 महत्वपूर्ण वंशों से मिलवाता है। इसमें चावड़ा वंश के राजा वर्मिलात का जिक्र है। अच्छा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसमें उनके एक सामंत राजिल का उल्लेख है, जो चाहड़ या चाहमान वंश के थे। चाहमान वंश, ये वही चौहान वंश है जी, जो आगे चल के चौहान कहलाया और जिसने उत्तर भारत के इतिहास में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो ये एक तरह से चौहानों के शुरुआती दिनों का एक दस्तावेज है। अब आते हैं नवे शिलालेख पर, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आकर्षक लगता है। सामोली शिलालेख 646 ईस्वी। ये मेवाड़ के सामोली गांव से मिला है और गुहिल वंश के यादा शिलादित्य के समय का है। आपका ऐसे आकर्षक कहना बिल्कुल सही है। अभी तक हम राजाओं, देवताओं और युद्धों की बात कर रहे थे। ये शिलालेख हमें आम लोगों के जीवन और उस समय की अर्थव्यवस्था की एक अनोखी झलक देता है। कैसे? इसमें आरण्यक गिरी यानी अरावली की पहाड़ियों में तांबा और जस्ता निकालने वाले खनिकों के एक पूरे समुदाय का वर्णन है। एक खनिकों का समुदाय,
इसका मतलब है कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि 7वीं सदी में ही मेवाड़ में खनन एक संगठित उद्योग बन चुका था। खनिकों का अपना एक संगठन था। ये उस दौर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का सबूत है। ये मेवाड़ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझने के लिए एक बेशकीमती स्रोत है। जी। सूची में 10वां है अपराजित का शिलालेख 661 ईसी। ये नागदा के पास कुंडेश्वर मंदिर से मिला। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये गुहिल वंश के शासक अपराजित के बारे में है। इसे भी डॉक्टर ओझा ने ही खोजा था और अब ये उदयपुर संग्रहालय में है। तो इसमें उनकी विजयों का वर्णन होगा? हाँ, इसमें अपराजित की विजयों और उसकी उपलब्धियों का बखान है। इससे हमें गुहिल वंश के शुरुआती इतिहास को क्रम से समझने में मदद मिलती है। अब मेवाड़ से मारवाड़ की ओर चलते हैं। 11वां शिलालेख है मंडौर का शिलालेख 685 ईस्वी। ये मंडौर की एक बावड़ी से मिला। ये शिलालेख भी एक विष्णु मंदिर के निर्माण की जानकारी देता है, लेकिन इसकी खास बात इसका निर्माण करता है। वो कौन था? इसका निर्माण किसी राजा या सामंत ने नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण परिवार ने करवाया था। अच्छा। ये उस समय की सामाजिक संरचना को दिखाता है, जहां धार्मिक कामों में सिर्फ राज परिवार ही नहीं, बल्कि समाज के दूसरे वर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। और अब इस सूची का अंतिम और 12वां शिलालेख मानमोरी अभिलेख 713 ईस्वी। ये चित्तौड़गढ़ से जुड़ा है और इसकी कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। हाँ, बिल्कुल। पहले इसके महत्व की बात करते हैं। ये हमें चित्तौड़ पर मौर्य शासन के बारे में बताता है। लेकिन ये अशोक वाले मौर्य तो नहीं है? नहीं, ये बाद के मौर्य शासक हैं। इस अभिलेख में राजा मानभंगा का और 4 मौर्य राजाओं महेश्वर, भीम, भोज और मान के नाम मिलते हैं। तो ये चित्तौड़ पर गुहिलों के आने से पहले मौर्यों के शासन का एक मजबूत प्रमाण है। बिल्कुल। लेकिन वो फिल्मी कहानी क्या है? मैंने सुना है कि ये शिलालेख अब मौजूद ही नहीं है। यही तो इसकी कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। इसे कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं, अपने साथ इंग्लैंड ले जा रहे थे। रास्ते में समुद्र में जहाज का वजन बहुत ज्यादा हो गया और तूफान जैसी स्थिति बन गई। जहाज को डूबने से बचाने के लिए कुछ भारी सामान फेंकना जरूरी था। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने, जी हाँ, दुर्भाग्य से उन्होंने इस भारी भरकम पत्थर के शिलालेख को ही समुद्र में फेंक दिया। क्या? इतिहास का एक अनमोल सबूत हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में खो गया। अविश्वसनीय। मतलब उन्होंने इतिहास के इतने जरूरी सबूत को समुद्र में फेंक दिया। तो फिर हमें इसके बारे में ये सब पता कैसे चला? सौभाग्य से कर्नल टॉड एक इतिहासकार थे और दस्तावेजों का महत्व समझते थे। उन्होंने इसे फेंकने से पहले इसका पूरा अंग्रेजी अनुवाद कर लिया था और उसकी एक कॉपी बना ली थी। अच्छा, ये तो उन्होंने अच्छा किया। जी। बाद में उन्होंने इस अनुवाद को अपनी अमर किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित करवा दिया। तो भले ही असली पत्थर खो गया हो, पर उस पर लिखी कहानी हमारे लिए बच गई। ये घटना बताती है कि इतिहास का संरक्षण कितना नाजुक होता है। बिल्कुल। कंजुवा का लेख, ये एक शिवालय से मिला है और मिलते ही कह सकते हैं कि इसने इतिहासकारों को चौंका दिया था। चौंका दिया? ऐसा क्या था इसमें? हम तो मौर्य वंश को सम्राट अशोक के साथ ही लगभग समाप्त हुआ मान लेते हैं। यही तो बात है। इस लेख में मौर्य वंश के एक शासक राजा धवल का जिक्र है। अरे वाह! ये इस बात का पक्का सबूत है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के सदियों बाद भी उनके वंशज छोटे छोटे इलाकों में शासन कर रहे थे। ये लेख बताता है कि राजा धवल शैव धर्म के अनुयायी थे। तो परीक्षा के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हुआ है ना? बिल्कुल। 8वीं सदी में कोटा क्षेत्र में मौर्यों की मौजूदगी का प्रमाण। मतलब इतिहास की किताबें जो कहानी खत्म मान लेती हैं, ये पत्थर उसे आगे बढ़ा देता है। इसके अलावा भी क्या ये लेख कुछ बताता है? हाँ, ये उस दौर के धार्मिक जीवन, गांवों की सीमाएं कैसे तय होती थीं, उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अनुदान देने की परंपरा और टैक्स सिस्टम पर भी रोशनी डालता है। तो एक ही पत्थर से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों पहलुओं की झलक मिल जाती है। सही कहा। तो मौर्यों के इस अंश से आगे बढ़कर अब हम उस दौर की सबसे बड़ी ताकतों में से एक गुर्जर प्रतिहारों के इलाके में चलते हैं। अगला शिलालेख जोधपुर के पास बुचकला से है, 815 ईस्वी का। हाँ, बुचकला का ये लेख पार्वती मंदिर के एक खंभे पर मिला है। ये गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के समय का है। और भाषा? इसकी भाषा संस्कृत है। इसका असली महत्व ये समझने में है कि उस समय के बड़े राजाओं और उनके मातहत काम करने वाले सामंतों के बीच
रिश्ते कैसे होते थे। ये हमें प्रतिहारों की प्रशासनिक व्यवस्था की बनावट को समझने में मदद करता है। और प्रतिहारों की बात चली है तो मंडोर को कैसे भूल सकते हैं। अगला लेख वहीं से है 837 ईस्वी का, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी अजीब है। ये मिला तो शहर की दीवार में लगा हुआ है। ये बहुत दिलचस्प बात है। ये लेख असल में मंडोर के एक विष्णु मंदिर का हिस्सा था। जब वो मंदिर वक्त के साथ नष्ट हो गया तो किसी ने उस कीमती पत्थर को उठाकर शहर की सुरक्षा दीवार मतलब शहर पनाह बनाने में इस्तेमाल कर लिया। सोचिए, इतिहास का एक पन्ना दीवार में चुनवा दिया गया। गनीमत है कि वो बच गया। तो ये हमें क्या बताता है? ये मंडोर के प्रतिहारों की पूरी वंशावली जानने के लिए खजाने जैसा है। ये एक प्रशस्ति है। एक मिनट, हम ये प्रशस्ति शब्द बार बार सुनेंगे। क्या इसका मतलब सिर्फ शिलालेख ही है या इसमें कुछ खास बात है? बहुत अच्छा सवाल है। प्रशस्ति एक खास तरह का लेख है जिसमें किसी राजा, वंश या व्यक्ति की तारीफ, उनकी उपलब्धियों का गुणगान किया जाता है। अच्छा, तो एक तरह का ऑफिशियल तारीफनामा। बिल्कुल, जिसे पत्थर पर इसलिए उकेरा जाता था ताकि वो सदियों तक याद रहे। और इस प्रशस्ति को बाउक प्रतिहार ने लिखवाया था। और इसमें विष्णु और शिव दोनों की पूजा का जिक्र है। ये उस दौर की धार्मिक सहनशीलता का एक अच्छा उदाहरण है। जी, अब हम जोधपुर के घटियाला चलते हैं। 861 ईस्वी के ये शिलालेख एक नहीं बल्कि 4 लेखों का एक समूह है जो एक जैन मंदिर के पास एक स्तंभ पर खुदे हुए हैं। और इन लेखों में तो एक पूरी कहानी छिपी है, एक उजड़े हुए शहर के फिर से आबाद होने की कहानी। हाँ, घटियाला का पुराना नाम था रोहिला स्कूप। इन लेखों से पता चलता है कि आभीर जाति के लोगों के उपद्रवों की वजह से ये जगह पूरी तरह उजड़ गई थी, वीरान हो गई थी। फिर तब प्रतिहार शासक कक्कुक ने यहाँ आकर उन उपद्रवों को शांत किया, सुरक्षा स्थापित की और वहाँ एक बाजार बनवाया ताकि लोग वापस आके बस सके और व्यापार शुरू हो सके। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा है। एक शासक का सबसे बड़ा काम अपनी प्रजा को सुरक्षा देना ही तो होता है। सही बात है। ये लेख संस्कृत में गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इससे हमें मंडौर के प्रतिहारों की पूरी वंश सूची मिलती है। जैसे कि हरिश्चंद्र के बाद रज्जिल, नरभट्ट और फिर नागभट्ट गद्दी पर बैठे। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि नागभट्ट ने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया था। और परीक्षा के लिए ये भी याद रखना जरूरी है कि इस लेख का लेखक मग था और इसे पत्थर पर खोदने वाला कृष्णेश्वर था। बिल्कुल, लेखक और उत्कीर्णक के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। लेखकों और उत्कीर्णकों के नाम भी दर्ज हैं। ये तो कमाल है। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। प्रतापगढ़ 946 ईस्वी का एक अभिलेख वहां से मिला है। जी, प्रतापगढ़ अभिलेख। इसमें गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल की उपलब्धियों का बखान है। ये पहले एक बावड़ी के पास लगा था, लेकिन बाद में इतिहासकार डॉक्टर ओझा इसे अजमेर की म्यूजियम में ले आए। तो आज अगर किसी को इसे देखना है तो उन्हें अजमेर संग्रहालय जाना होगा। हाँ। तो शासकों ने अपनी ताकत और वंशावली तो पत्थरों पर लिखवा दी, लेकिन क्या हमें आम जिंदगी मतलब उस जमाने की अर्थव्यवस्था, टैक्स सिस्टम के बारे में भी कुछ पता चलता है? बिल्कुल, और इसके लिए हमें उदयपुर की सारणेश्वर प्रशस्ति देखनी होगी जो 953 ईस्वी की है। ये सिर्फ राजा की बड़ाई नहीं करती, ये तो उस दौर का एक तरह का इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे पत्थर पे? हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, सोचिए, आज से 1000 साल बाद हमारी आज की दुनिया के बारे में जानने के लिए किसी को सिर्फ एक नगर निगम का नोटिस बोर्ड मिले। अच्छा। उस पर लिखे नियमों और टैक्स की जानकारी से वो हमारे समाज के बारे में क्या-क्या अंदाजे लगाएंगे। सारणेश्वर प्रशस्ति कुछ वैसी ही चीज है। इसमें साफ साफ लिखा है कि वराह मंदिर का मैनेजमेंट कैसे होता था, स्थानीय व्यापार कैसा था, टैक्स कौन और कैसे वसूलता था और सरकारी अफसर क्या काम करते थे। मतलब एक पत्थर पर पूरे शहर के एडमिनिस्ट्रेशन का खाका बना हुआ है। बिल्कुल। आप समझ आ रहा है कि ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। उदयपुर के पास ही एकलिंग जी से भी 971 ईस्वी की एक नाथ प्रशस्ति मिली है। ये एकलिंग जी मंदिर के पास लकुलिश मंदिर में लगी थी। राजा नरवाहन के समय की ये संस्कृत में लिखी एक कविता जैसी है जो देवनागरी लिपि में है। और इसका महत्व? ये मेवाड़ के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और इसकी रचना आम्र कवि ने की थी जो वेदज्ञ मुनि के शिष्य थे। कवियों और विद्वानों का दरबार में बड़ा सम्मान था, ये बात तो साफ है। अब थोड़ा उत्तर की ओर सीकर चलते हैं। हर्षनाथ के मंदिर, वहां से भी 973 ईस्वी की एक प्रशस्ति मिली है। जी, ये प्रशस्ति चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय के समय की है। इससे हमें चौहानों की वंशावली
और उनकी जीतों का पता चलता है। जैसे इसमें लिखा है कि राजा सिंहराज ने तोमर वंश के राजा सलवण को हराया था। ये उस समय की एक बड़ी राजनीतिक घटना थी। बहुत बड़ी। और जिस मंदिर में ये मिली उसका निर्माण भी चौहानों के एक सामंत शैव आचार्य अल्लट ने करवाया था। ये बताता है कि सामंत भी कितने शक्तिशाली और धार्मिक कार्यों में आगे रहते थे। और इसमें पाशुपत संप्रदाय के गुरु विश्वरूप का भी जिक्र है, जो उस समय के धार्मिक माहौल को समझने में हमारी मदद करता है। जी हाँ। अब हम राजस्थान के एक ऐसे कोने में चलते हैं जो आज शायद उतना चर्चा में नहीं रहता, बांसवाड़ा के अर्थूना में। यहां से हमें 11वीं सदी के 2 महत्वपूर्ण लेख मिले हैं। पहला 1079 ईस्वी का शिव मंदिर का लेख। अर्थुना उस समय एक महत्वपूर्ण जगह थी। ये प्रशस्ति, जिसमें 87 श्लोक हैं, वागड़ के परमार राजाओं का बहुत अच्छा इतिहास बताती है। अच्छा। इससे पता चलता है कि वागड़ के परमार मालवा के महान राजा वाकपति राज के दूसरे बेटे डंबर सिंह के वंशज थे। मतलब उनकी शाही वंशावली का पूरा ब्यौरा इसमें है। और ये भी कि इस मंदिर को वागड़पति ने अपने पिता मंडलिक की याद में बनवाया था। जी। और इस प्रशस्ति के रचनाकार, लेखक और उत्कीर्णक तीनों के नाम दर्ज हैं: विजय, अस्त्रराज कायस्थ और नंडक। ये दिखाता है कि काम का क्रेडिट देने की परंपरा तब भी थी। बिल्कुल। और अर्थूना से ही कुछ साल बाद 1109 ईस्वी का एक और लेख मिला है, जो एक जैन मंदिर की प्रशस्ति है। हाँ। तो एक ही जगह पर शिव मंदिर और जैन मंदिर दोनों से प्रशस्तियां मिली है। ये क्या बताता है? ये उस समय के समाज की विविधता को दिखाता है। जैन मंदिर वाली प्रशस्ति भी हमें परमार शासकों जैसे मंडलेक, चामुंडराज और विजयराज के बारे में बताती है। लेकिन इससे कुछ और दिलचस्प बातें भी पता चलती हैं। जैसे कि इसमें राजा विजयराज के एक मंत्री का जिक्र है जो संधि विग्रहिक थे। ये उस समय के विदेश मंत्री या कह लें कि युद्ध और शांति के मंत्री का पद होता था। अच्छा। साथ ही इससे पता चलता है कि गांव के शासन में ग्रामीण यानी गांव का मुखिया एक बहुत सम्मानित पद था। ये भी लिखा है कि शैव और शाक्त मत पढ़ाई के विषय थे और सूर्य की पूजा भी होती थी। मतलब एक ही लेख से हमें राजनीति, प्रशासन और समाज तीनों की जानकारी मिल गई। अब हम परमारों की एक और शाखा की तरफ बढ़ते हैं, जालौर। 1118 ईस्वी का एक लेख वहां से मिला है। ये एक जालौर किले की तोपखाना इमारत में लगा था, पर अब जोधपुर म्यूजियम में है। इसमें जालौर के परमार राजाओं की पूरी लिस्ट दी गई है, वाकपति राज से लेकर विसल तक। और यहीं पर परमारों की उत्पत्ति की प्रसिद्ध कहानी का जिक्र है ना? वो महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ वाली। बिल्कुल, कि वे महर्षि वशिष्ठ के आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ की अग्नि से पैदा हुए थे। ये अपनी सत्ता को वैधता देने का एक तरीका था। हाँ, अपनी उत्पत्ति को दिव्य बताना। जी। इस लेख में एक मानवीय पहलू भी है। इसमें राजा वीसल की रानी मेलर देवी का जिक्र है, जिन्होंने सिंधु राजेश्वर मंदिर को एक सोने का कलश दान किया था। इसके बाद 1133 ईस्वी का इंडोड़ा का शिलालेख है, जो फिर से प्रतिहारों के बारे में है। हाँ, और ये एक दिलचस्प स्थिति को दिखाता है। इस लेख में प्रतिहार शासकों के लिए महाराजाधिराज, परमेश्वर जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां इस्तेमाल की गई हैं। लेकिन दूसरे स्रोतों से हमें पता है कि इस समय तक प्रतिहारों की शक्ति बहुत कम हो गई थी। तो फिर इतनी बड़ी उपाधियां क्यों? शायद अपनी पुरानी शान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। ये दिखाता है कि जब असल ताकत कम हो जाती है तो प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। इस लेख में एक गांव को महादेव के मंदिर के लिए दान देने का भी जिक्र है। इस लेख से हमें उस समय के शहर की बनावट का भी अंदाजा लगता है, जैसे ब्राह्मणों के मोहल्ले को ब्रह्मपुरी कहा जाता था। हाँ, मतलब शहर अलग अलग जातियों के मोहल्लों में बटा होता था। और इसके लेखक कायस्थ, कल्हड़ और उत्कीर्णक सूत्रधार साजन थे। अब एक बहुत ही छोटा लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण लेख, नाडलाई का लेख, 1138 ईस्वी का। छोटा लेकिन धमाका बड़ा। ये नेमिनाथ जैन मंदिर के खंभे पर है। इसमें बस इतनी सी बात लिखी है कि गुहिल वंश का एक व्यक्ति चौहानों के सामंत के तौर पर काम कर रहा था। और ये बड़ी बात कैसे हुई? ये एक लाइन मेवाड़ के इतिहास के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे ये साबित होता है कि एक समय था जब मेवाड़ के गुहिल, जो बाद में सिसोदिया और महाराणा प्रताप के वंशज बने, वे शुरुआत में चौहानों के अधीन काम करते थे। वाह, सत्ता का समीकरण कैसे बदलता है। अब चित्तौड़ चलते हैं, 1150 ईस्वी के कुमारपाल के शिलालेख की ओर। ये चित्तौड़ के प्रसिद्ध समिद्धवेश्वर मंदिर से मिला है और सोलंकी राजा कुमारपाल के समय का है।
इसकी खास बात इसके रचयिता हैं रामकीर्ति, जो एक दिगंबर जैन विद्वान थे। ये दिखाता है कि ज्ञान और धर्म का कितना सम्मान था कि एक जैन विद्वान एक महत्वपूर्ण राजकीय प्रशस्ति लिख रहा है। बिल्कुल। और अब बाड़मेर के किराड़ू चलते हैं। 1161 ईस्वी का एक लेख वहां के शिव मंदिर से मिला है। किराड़ू के लेख में भी परमारों की वंशावली है और उनकी उत्पत्ति की वही वशिष्ठ मुनि के आबू यज्ञ वाली कहानी दोहराई गई है। और इसमें सिंधु राज को मारवाड़ का शासक बताया गया है। परीक्षा के लिए इसके प्रशस्तिकार नरसिंह, लेखक यशोदेव और उत्कीर्णक यशोधर के नाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और अब हम अपनी इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। एक ऐसा शिलालेख जिसने इतिहास की एक स्थापित धारणा को हिलाकर रख दिया। बिजौलिया का लेख 1170 ईस्वी। बिल्कुल, ये बिजौलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर की चट्टान पर खुदा हुआ है। इसे एक जैन श्रावक लोलार्क ने लगवाया था, लेकिन इसके अंदर जो जानकारी है वो किसी धमाके से कम नहीं थी। और वो धमाका क्या था? वो धमाका था चौहानों की उत्पत्ति से जुड़ा। अब तक हम पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजाओं को सूर्यवंशी मानते आए हैं। सारी कहानियां, सारे ग्रंथ यही कहते थे। हाँ। लेकिन ये पत्थर कहता है नहीं, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। क्या ब्राह्मण? ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। इसीलिए ये इतना क्रांतिकारी है। सोचिए, एक वंश की पूरी पहचान, उनकी पूरी उत्पत्ति की कहानी इस एक लेख से बदल जाती है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, ये इतिहास की किताबों को फिर से लिखने जैसा है। और इसमें क्या लिखा है? इसमें साफ लिखा है कि चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी मतलब सांभर में चौहान राज्य की नींव रखी और प्रसिद्ध सांभर झील का निर्माण भी करवाया। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। इस लेख में और क्या खास है? ये जानकारी का खजाना है। इसमें उस समय के कई शहरों के पुराने नाम दिए गए हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे जबालीपुर जो आज का जालोर है, नड्डुल यानी नाडोल, दिल्ली का मतलब दिल्ली, और श्रीमाल यानी भीनमाल। अच्छा। इसके अलावा ये उस समय के प्रशासन के बारे में भी बताता है। जैसे भूमि अनुदान को डोहली कहा जाता था, गांवों के समूह को प्रतिगण कहते थे और उनके अधिकारियों को महत्तम कहा जाता था। तो बिजौलिया का लेख सिर्फ एक वंश की उत्पत्ति ही नहीं बदलता, बल्कि हमें उस दौर के भूगोल, प्रशासन और अर्थव्यवस्था की चाबी भी देता है। सटीक कहा। ये मध्यकालीन राजस्थान को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। तो ये थी पत्थरों में कैद इतिहास की हमारी यात्रा। हमने देखा कि कैसे ये बेजान दिखने वाले पत्थर अपने अंदर कितनी कहानियां समेटे हुए हैं। एक वंश की बदलती पहचान से लेकर एक उजड़ते शहर के आबाद होने तक, और एक मंदिर के टैक्स रिकॉर्ड से लेकर राजाओं की वंशावली तक। ये सचमुच अद्भुत है। ये शिलालेख हमें सिखाते हैं कि इतिहास केवल बड़ी लड़ाइयों और महान राजाओं के बारे में नहीं है। इतिहास आम लोगों, उनके विश्वासों, उनकी अर्थव्यवस्थाओं और उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी बसता है। ये पत्थर उन्हीं की कहानी कहते हैं। और हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन शिलालेखों में शासकों का गुणगान तो है, पर साथ ही भूमि अनुदान, कर व्यवस्था और गांव के मुखिया जैसी बारीकियां भी हैं। आज के जमाने में जब हम किसी सरकार या प्रशासन की सफलता का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? उनकी बड़ी हेडलाइन मेकिंग उपलब्धियों पर, या रोजमर्रा के शासन की उन छोटी छोटी सूक्ष्मताओं पर जो सीधे आम आदमी की जिंदगी पर असर डालती हैं?